हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। तो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपको क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। आपको बहुत अच्छे नोट्स कराऊंगा और मतलब बहुत अच्छे से समरी भी समझा दूंगा। बट उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, आपको कुछ दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप सोचेंगे कि ये क्या है। मैंने 2019 में अपनी 12th कंप्लीट करी थी। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था मेरे पास क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड से, मैंने उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। तो मैंने जब ये स्कोर किया तो मुझे सीबीएसई की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया। ये दिखाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप अगर जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो फॉलो करते हैं तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी 100 लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये उसका प्रूफ है कि आप अगर इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ, आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं आगे की वीडियोस और जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई की तरफ से दिया गया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, जहां पे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में मैं सक्सेसफुल रहा था, 100 आउट ऑफ 100 मेरे आए थे। और ये सिर्फ 0.1% बच्चे ही कर पाते हैं ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड में। तो आई होप आपकी मैं पूरी मदद करूंगा। और आपको पता है भाई, वीडियोस तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पैसे लगने नहीं है, तो आपको पूरा एक प्रॉपर बढ़िया एक आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudy.com, आप इसको भी जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आपने 11th क्लास में मेसोपोटामिया या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर लोग किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या उगाते थे, है ना। तो एक तरीके से जब लोग रहने लगते हैं किसी जगह पर, आपको पता है वो लोग जो रहते थे वो एक तरीके से नदी के पास में रह रहे थे, और ये भी वैसे ही है, नदी के पास में रहते हैं। फर्क इतना है कि ये इंडिया के अंदर थी और वो वाली जो है भाई वो मेसोपोटामिया की साइड थी। ठीक है, अब ये हमारा जो रिवर है इंडस रिवर, इसके आसपास जब लोग रहने लगे बहुत ज्यादा, तो इसी पूरी जगह को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। और यहीं पर एक पास में ही एक शहर था हड़प्पा। हड़प्पा जो है, इसका नाम क्यों है, सिविलाइजेशन के दो नाम है। देखो, एक तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर के पास में लोग रहते थे, तो इसी वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। अब इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो ये हड़प्पा नाम की एक जगह है। तो जब सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, तो वो इसी जगह पर हुई थी। यहीं से हमें पता चला था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन है। दैट्स व्हाई वी कॉल हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो अब आप ये देखेंगे कि ये कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो 1856 में आपको पता है ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तो वो लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उनको कुछ बैलस चाहिए था, मलबा वगैरह चाहिए था। तो उन्होंने जब खुदाई वगैरह करी तो उनको फाइनली बेक्ड ब्रिक्स मिली, उनको पूरी ईंटें मिली, बहुत अच्छी हड़प्पा की ईंटें थी वो, उनको लेकिन पता नहीं था। फिर क्या हुआ, 1920 से 21 तक रखालदास बनर्जी ने एक्सकेवेशन किया, और वहां पे एक बुद्धिस्ट स्तूप था, उसको जब वो एक्सकेवेशन कर रहे थे, ठीक है, वो मतलब आप कह सकते हो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क ऑन ए बुद्धिस्ट स्तूपा दैट स्टूड इन मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो के अंदर था। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, ये सारा पहले इंडिया में ही आता था, लेकिन अब डिवाइड जब इंडिया हो गया तो उसके बाद ये पाकिस्तान में आते हैं दोनों लोकेशन, हड़प्पा भी और मोहनजोदाड़ो में भी। तो जब यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा था तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ब्रिक्स वगैरह निकल रही थी जब आरडी बनर्जी एक्सकेवेशन करवा रहे थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अंदर ये आरडी बनर्जी हैं। ठीक है, तो उनको ऐसी ईंटें मिली कुछ। और क्या हुआ, अब एक और है दयाराम साहनी, ये भी हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे कि सेम चीजें जो रखालदास बनर्जी को मिली थी वही सेम चीजें दयाराम साहनी को भी मिली, हड़प्पा नाम की जगह के पास में। ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, आज की डेट में पाकिस्तान में अगर आप जाओगे, साहिवाल नाम की जगह है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। वहां पे हड़प्पा पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो सब एक ही था। ये वहां पे खुदाई करवा रहे थे, एक्सकेवेशन चल रहा था।
अब फिर क्या होता है, इन दोनों को लीड करने वाले जो थे इनके इंचार्ज, वो थे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर जॉन मार्शल, जो कि ये पूरा काम करवा रहे थे, खुद ये इंचार्ज थे। और इन्होंने ये 1924 में अनाउंस किया कि 5000 साल पहले हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही तगड़ी सिविलाइजेशन थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। बहुत ही डेवलप्ड, एकदम आप कह सकते हो अर्बन सिविलाइजेशन थी, ऐसा इन्होंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि देखो, जो रिमेन्स मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सबसे पहले वो डिस्कवर हुए थे हड़प्पा नाम की जगह पे, जो कि आज की डेट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है पाकिस्तान के अंदर। और मैं अगर आपको बताऊं, कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं। एक तो है, आप कह सकते हो हड़प्पन सील। सील का मतलब होता है स्टैंप काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट स्टैंप लगाते हैं ना पेपर पे, तो उसमें पता चलता है कि ये किसने किया है, कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है। ऐसे ही उनकी अपनी स्टैंप हुआ करती थी, जो वो यूज करते थे डे टू डे लाइफ में, जो कुछ इस तरीके से दिखा करती थी। ये जो है पत्थर की बनाई जाती थी, स्टीएटाइट नाम का पत्थर होता है, और इसके ऊपर इमेजेस बनी होती थी और एनिमल के साइंस बने हुए थे। आप देख सकते हो इस पे एक सांड जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। और इनकी जो स्क्रिप्ट ये लिखते थे ना, ये अनडेसिफर्ड है। ये आज तक कभी भी किसी को नहीं पता चला कि इनकी स्क्रिप्ट का मतलब क्या था। अब मैं आपको अगर हड़प्पन कल्चर की बात बताऊं, ठीक है, हड़प्पन कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कि जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब एक जैसे से लग रहे हैं और उनका स्टाइल काफी अलग सा ही है, ठीक है। जैसे हमें हड़प्पा से सील्स मिली हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई, बीड्स मिले हैं यानी कि मनके मिले हैं, वेट्स मिले हैं यानी कि जैसे हम तराजू वगैरह में जो वेट यूज करते हैं, स्टोन मिले हैं, ब्रिक्स मिली हैं। ये सारी चीजें जो है ये हड़प्पन कल्चर का ही सामान है। आप अगर किसी दिन म्यूजियम जाओगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी पड़ी हुई वहां पे। सो ये सारी हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो कि हमें बताती हैं कि उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी। और अगर मैं आपको इसका टाइम पीरियड बताऊं, 2600 से लेके 1900 बिफोर कॉमन एरा, आज से लगभग 5000 साल पीछे जाओगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। और अगर मैं आपको बताऊं ये लोग कैसे अपना गुजारा करते थे, सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की, तो सबसे पहली चीज है ये एग्रीकल्चर में विश्वास रखते थे, फार्मिंग करते थे ये, और व्हीट, बार्ले, मिलेट, राइस, लेंटिल्स, कॉटन, ये सारी चीजें ये उगा लिया करते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, एक हमें एविडेंस मिलता है, राजस्थान के अंदर एक साइट है जिसका नाम है कालीबंगन, वहां पे एक खेत मिला है इस तरह का, इसको कहा जाता है प्लॉड फील्ड। इस पे पूरी तरीके से जुताई हो रखी है, इसके निशान आपको दिख जाएंगे इस तरीके से, सीधी सीधी लाइनें, और ये इस तरीके से। सो ये हमें एक तरीके से जुताई के निशान मिलते हैं, यानी कि प्लॉड फील्ड है ये। सो ये भी एक बड़ा प्रूफ है। और आप अगर देखोगे राइट एंगल बन रहा है, अगर आप नोटिस करो तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि एक टाइम पे मल्टीपल क्रॉप्स भी उगाया करते थे। सो ये सब चीजें हैं। और अगर मैं आपको बताऊं लाइव स्टॉक, ये क्या है, कुछ एनिमल्स वगैरह को पालते थे, ठीक है, बफेलो है, शीप है, गोट्स हैं, ठीक है, जिनसे इनको मीट भी मिल जाया करता था, दूध भी मिल जाया करता था, और रिसोर्सेज भी मिल जाया करते थे। ये जो एनिमल्स हैं इनकी आपको सील्स पर देखने को मिल सकते हैं, बफेलो वगैरह है, हाथी वगैरह, या और भी बहुत सारे जानवर ये पाला करते थे। और ट्रेड करते थे भाई, ये हड़प्पन जो है लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड किया करते थे, और बहुत सारा सामान था, पोट्री, बीड्स, मेटल, और मतलब अलग अलग चीजें बनाकर ये बेचा करते थे उसको। और इनका ट्रेड का जो नेटवर्क था वो मेसोपोटामिया तक था। याद रखना, मेसोपोटामिया आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सो मेसोपोटामिया के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे, जो कि आज की डेट में इराक का है एरिया, मॉडर्न इराक को ही पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। सो ओमान से भी इनका ट्रेड हुआ करता था। तो ये इस तरीके से चलता था कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से ये लोग यहाँ पे आते थे, और फिर उसके बाद अपना नाव वगैरह भी ये लोग चलाते थे, और फिर ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करने जाया करते थे। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। क्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये लोग करते थे, काफी अच्छी क्राफ्टमैनशिप थी इनकी। और ये कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन तो नहीं था, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज ही मान के चलिए, ये सब का प्रोडक्शन करते थे, सामान बनाया करते थे, पॉटरी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ज्वेलरी बनाते थे, टेक्सटाइल्स का काम करते थे। ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सब लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी वगैरह बहुत पहनते थे भाई, ये मिट्टी के बर्तन भी बहुत यूज करते थे।
अब है प्लान्ड अर्बन सेंटर्स। देखो एक्सकेवेशन जब होती है तो ये पता चलता है कि ये रूरल नहीं थे, ये लोग अर्बन थे। एंड इवन आज के इंडिया से जो कई गांव हैं उनसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे ये। आप सोचो 5000 साल पहले। सबसे मोस्ट यूनिक फीचर ही यही है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि ये अर्बन था। तो मोहनजोदाड़ो सबसे फेमस है, वेल नोन साइट है, जो कि सिंध पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे पहली साइट है हड़प्पा। कंफ्यूज मत होना, सबसे वेल नोन साइट अगर आपसे कोई पूछता है फेमस तो वो मोहनजोदाड़ो है। और सबसे फर्स्ट साइट जो है, सबसे पहली बार जो ढूंढा गया था वो हड़प्पा है। दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये आज की फोटो है। मोहनजोदाड़ो कुछ ऐसा दिखता है। भाई ये देख के आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपने अगर कभी बचपन में छोटा भीम देखा हो तो वहां पे जो राजा रहा करता था वो कुछ ऐसे ही ऊपर बना के रहता था। ये हो सकता है कि कुछ उसी स्टाइल में बना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊपर जो है ना, इसको सिटाडेल कहा जाता है। ये जो ऊपर उठा हुआ है, माना जाता है यहाँ पे हो सकता है राजा वगैरह रहता हो, नीचे जो है कॉमन लोग रहते हो। तो मेरे को थोड़ा सा वो रेफरेंस याद आ गया तो मैंने सोचा आपको याद रखने में आसानी होगी तो बता दूं। अब आगे देखिए कि ये काफी ओल्डेस्ट प्लांट सिटी है जो मोहनजोदाड़ो है। बहुत प्लांट एक अच्छे से, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे से बना रखा था इसे। और ये इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे पर था ये जो सिटी है। और सिंध के अंदर लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पड़ता है। मोहनजोदाड़ो को अगर आप देखोगे, इसका जो लिटरल मीनिंग है, जो इसका वर्ड का मतलब होता है, वो होता है प्लेस ऑफ डेड। यानी कि बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं मोहनजोदाड़ो से खुदाई के टाइम पे, तो इसी वजह से इसका नाम मोहनजोदाड़ो पड़ा। और सोशल एक्टिविटीज है वो सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो इस तरीके से स्केलेटन्स मिले हैं, ठीक है। और स्केलेटन्स बहुत ज्यादा मिले हैं, इसी वजह से मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग भी यही होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, मोहनजोदाड़ो की पूरी सेटलमेंट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो सिटाडेल है जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, और एक है लोअर टाउन। अब मैं आपको फोटो से समझाता हूं। देखिए ये जो आपको एरिया में बहुत बड़ा दिख रहा है, ये है लोअर टाउन जहां पे कॉमन लोग रहा करते थे। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है बना हुआ, थोड़ा सा छोटा सा है बट ऊंचा है, इसको कहा जाता था सिटाडेल, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सिटाडेल को अगर आप नोटिस करोगे तो ये काफी हाइट पर बना हुआ है बट इसका एरिया कम है। और लोअर टाउन जो है वो नीचे है बट एरिया ज्यादा है। ये डिफरेंस याद रखिएगा आप। सो सिटाडेल क्या होता है, हाई प्लेटफॉर्म्स पर इसको बनाया जाता था ईंटों से। और ये एक वॉल भी होती थी यहाँ पे बनी हुई जो लोअर टाउन से इसको सेपरेट करती थी। एंड लोअर टाउन की बात करें तो काफी लार्जर था बट लोअर था। और ये भी वॉल्ड था पूरी तरीके से। और काफी ज्यादा बिल्डिंग्स कुछ कुछ ऊंची भी थी यहाँ पे अगर आप देखोगे। और लोअर टाउन जो है काफी लार्जर था, ठीक है। रेसिडेंशियल टाउन माना जाता है इसको, लोग रहा करते थे। देखिए ये इंडस रिवर जा रहा है और इसके पास में लोग रहते थे। वॉल बनी हुई थी चारों तरफ से, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो सिटाडेल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हमें पता चलता है कि सब कुछ ये लोग प्लानिंग के साथ करते थे। जितने घर मिले हैं मोस्टली, जितनी भी वहां पे ईंटें यूज हुई हैं, जो ब्रिक्स यूज हुई हैं, वो उनका रेशियो फिक्स है। यानी कि आप ये मान के चलो कि उनका जो रेशियो है वो बिल्कुल बराबर का है। और लेंथ एंड ब्रीथ वॉज 2 into हाइट, ठीक है। लेंथ और ब्रीथ का इक्वल होता था हाइट का 2 गुना, ये इनका मेजरमेंट चलता था। मड ब्रिक्स यूज होती थी और काफी यूनिफॉर्मली यूज होती थी, साइज सभी का लगभग सेम था। लेइंग आउट ड्रेन्स की बात करें तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा था। और ये ग्रिड पैटर्न में ही अपने रोड और स्ट्रीट्स और ड्रेन्स को बनाते थे। देखो ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक सड़क सीधी आ रही है, एक सड़क यहां से सीधी आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी को ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। सो इसी तरीके से इनकी स्ट्रीट्स बनती थी, इसी तरीके से रोड बनाते थे, इसी के साइड साइड नालियां बनती थी, ड्रेन्स बनते थे। सो ग्रिड पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता था। और आप अगर देखोगे, इफ द स्ट्रीट्स वर लेड फर्स्ट एंड देन द हाउसेस, पहले गलियां बनाई गई थी और गलियों के साथ साथ घरों को बनाया गया था। और हर घर का पानी बाहर जाके गली के ड्रेन में मिल जाता था। एंड बड़े बड़े पत्थरों से, ईंटों से नाली को कवर करके रखा जाता था ताकि कभी भी उसको साफ करना हो तो इजीली उसको लिफ्ट किया जा सके। और ये सब चीजें बताते हैं कि वो अपने सिटीज को काफी नीट एंड क्लीन रखा करते थे हड़प्पन्स जो थे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें
तो एक तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लार्ज बिल्डिंग्स मिलती हैं, पब्लिक बाथ मिलते हैं, 2 से 3 चीजें हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखो इनका घर कैसा होता था। घर कुछ ऐसा होता था कि एक घर में कोर्ट यार्ड होता था, आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे, और कोर्ट यार्ड के अंदर खाना भी बना लिया जाता था, कभी कभी वीविंग का काम भी हो जाता था, बुनाई वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा गर्मियों में ज्यादातर कोर्ट यार्ड यूज होता था। ये लोग जो है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इनका, बहुत ही बढ़िया था, पानी वानी आराम से बाहर निकल जाता था, और ब्रिक्स के घर बने हुए थे, ज्यादातर पक्की अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी। प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ये लोग ध्यान रखा करते थे, कोई विंडो नहीं थी इनके घर के अंदर, कोई भी विंडो नहीं थी, कोई ताका जाके नहीं कर सकता। खुद का बाथरूम था इनका, ब्रिक्स का बाथरूम बना होता था, और ड्रेन से कनेक्टेड होता था, फिर वो बाथरूम का पानी बाहर चला जाता था। स्टेयर केस भी होती थी, स्टेयर्स भी बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, और कुएं भी बनवाते थे। मोहनजोदाड़ो में माना जाता है 700 वेल्स बने हुए थे। और अगर मैं आपको बताऊं ग्रेट बाथ के बारे में, ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर मिला है हमें जब एक्सकेवेशन हुआ यहाँ पे, और ये वाटर टैंक वाज अ वॉल्ड वाटर टैंक प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ। यहाँ पे रिचुअल बाथ हुआ करता था, कोई इवेंट है अगर या कोई त्योहार है, उस टाइम पे रिचुअल बाथ होता था, पक्की ईंटों का बना होता था, और कनेक्टेड था। ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यानी कि इसको अगर खाली करना है साफ सफाई के लिए तो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी सारा निकाल सकते हो, मिनट में खाली हो जाएगा, ये होता था। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, अब मैं आपको बताता हूं इनकी सोसाइटी में क्या डिफरेंस था, कि कोई अमीर गरीब ऊंच नीच ऐसा कुछ था। तो एक तो तरीका होता है, आप इनके बरियल्स को देख लो, जो इनकी कब्र मिलती है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। एक तो ये बरियल्स को स्टडी करते हैं कि जो हमें कब्र मिली है वो कैसी है। तो कुछ बरियल्स हमें मिलते हैं हड़प्पा के अंदर, और जो मरे हुए लोग थे उनको खड्डों में डाल दिया जाता था, दफना दिया जाता था, और उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ ऑर्नामेंट्स होते थे। माना जाता है कि ये लोग बाद में उसको यूज करते होंगे अपनी आफ्टर लाइफ में, इसीलिए वो दफना दिया करते थे। सो हड़प्पन जो है कोई प्रीशियस आइटम वगैरह इतना नहीं रखते थे मरे हुए लोगों के साथ में, ठीक है। बट कभी कभी ये होता था कि बरियल जो पिट्स होते थे, जो खड्डे होते थे कब्र के, वो काफी डिफरेंस वाले होते थे। एक तो होता था नॉर्मल खड्डा खोदा और कब्र डाल दी, एक होता था पूरी अच्छे से चिनाई करके ब्रिक्स वगैरह लगाकर फिर कब्र डाली है। तो सोचो, जिस बंदे ने चिनाई विनाई करवा के बढ़िया कब्र बनवाई है, हो सकता है ना वो अमीर रहा होगा सोसाइटी में। और ज्वेलरी तो दोनों लोग यूज करते थे, मैन भी और विमेन भी, तो ज्वेलरियां भी मिलती हैं हमें, ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, शेल रिंग है, जैस्पर के बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, और पॉटरी वगैरह भी मिलती है कब्र के अंदर से। और अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा तरीका, एक तो कब्र से पता चल जाता है कि कौन अमीर था कौन गरीब था, एक पता चलता है कि लग्जरी का सामान कहां से मिल रहा है। तो आप ये देख लो कि 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तो डेली यूज में आने वाली, और एक होती है रेयर, जो लग्जरियस चीजें होती हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, पोट्री है, नीडल्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, है ना, मिट्टी के बर्तन, सुइयां वुइयां, कपड़े वपड़े सीलने के। और जो रेयर चीजें होती है वो होता है कॉस्टली मटेरियल। और फयांस का पॉट, ये देखो ये फोटो है ना, ये फयांस का पॉट है, बहुत महंगा था उस टाइम पे। ये बहुत ही रेयर मिला है, हर घर में नहीं मिला, कहीं कहीं पे मिला है। तो हो सकता है जिसके घर पे मिला होगा वो भाई अमीर बंदा होगा। अब आप ये सोचो, जो चीजें रेयर मिलती है ना वही महंगी होती हैं। आप अगर देखोगे आपकी क्लास में आईफोन यूजर्स जो होंगे वो बहुत कम होंगे, एंड्रॉइड यूजर्स ज्यादा होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो आईफोन यूजर्स हैं वो लग्जरियस आइटम यूज कर रहे हैं, बहुत महंगा, 1-1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो रेयर होगा। और अगर कोई देखे नॉर्मल जो मोबाइल है वो यूज करने वाले यूजर ज्यादा होंगे। सो इसी से ही सोशल डिफरेंस पता चल जाता है इकोनॉमिकली। अब मैं आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताता हूं। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप बीड्स बनाते हो, शेल्स की कटिंग करते हो, मेटल का कोई सामान बनाते हो, वेट्स वगैरह बनाते हो, बाट जिसे कहते हैं तराजू का। सो ये सारी चीजें ही आपकी क्राफ्ट प्रोडक्शन में आ जाती हैं। तो हड़प्पन जो है उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, टैलेंट था क्राफ्ट इंडस्ट्री का। और चानुदाड़ो नाम से एक जगह है, वहां पे एक छोटी सी सेटलमेंट थी जो ये सब काम किया करती थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चानुदाड़ो में ही होता था। और अगर मैं आपको बताऊं, मनके, जो आप गले में मनके पहनते हो, माला पहनते हो, उसको बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ करता था। पत्थर के भी बनते थे, जैसे कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज, स्टीएटाइट, और मेटल का भी मनका बनता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। अदर मटेरियल्स भी यूज होते थे, शेल्स हैं, टेराकोटा है। और अगर मैं आपको बताऊं
तो अलग अलग शेप्स की बीड्स हुआ करती थी। डिस्क शेप यानी कि गोल वाले मनके भी होते थे, सिलेंड्रिकल मनके भी होते थे, और स्पेरिकल बैरल शेप भी होती थी, सेगमेंटेड भी होते थे टुकड़ों वाले। सो अलग अलग शेप्स के मनके होते थे, बीड्स होते थे। और स्टीएटाइट जो पत्थर होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट माना जाता है। और ये इसी तरीके से होता क्या था, इसका पाउडर बना लिया जाता था, ठीक है, इसको पीस लिया पाउडर बनाकर और इसका पेस्ट बनाकर फिर उसी से ही उस शेप में मन का बना लिया जाता था जिस शेप में बनाना है। कार्नेलियन के पत्थर के बारे में कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो ये माना जाता है कि इसका पहले येलोइश कलर होता था, बट इसको जब आग में इसको फायर किया जाता था, पकाया जाता था आग के अंदर, तो इसका कलर रेड हो जाता था। अलग अलग स्टेजेस के बाद इसका जो है रेड जो है मतलब कलर हो जाया करता था। और अगर मैं आपको बताऊं आपको कैसे पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि कहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन करते थे, सामान बनाते थे। सो एक तो जिस जगह पर रॉ मटेरियल ज्यादा मिला है खुदाई में, स्टोन के टुकड़े मिले हैं, शेल्स वगैरह मिले हैं, कॉपर के ओर मिले हैं, टूल्स मिले हैं, अनफिनिश्ड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो मिला है, तो वहां से पता चल जाता है कि भाई इसी जगह पे ये लोग कुछ बनाया करते होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं बालाकोट और नागेश्वर ये दो ऐसी जगह हैं, ठीक है, ये बालाकोट रहा, ये नागेश्वर रहा। आप अगर देखोगे बालाकोट पाकिस्तान में आज की डेट में, नागेश्वर गुजरात में। ये जो है ये काफी ज्यादा समुद्र के पास में थे, कोस्ट के एकदम कोस्टल लाइन के पास में है। और यहाँ पे ना शेल्स वगैरह का काम ज्यादा होता था। आपको पता है समुद्र के किनारे ही वो शेल्स मिलते हैं जो होते हैं शंख, और बैंगल्स बनाए जाते थे और बहुत सारी चीजें और भी बनाई जाती थी। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो हमें छोटे छोटे खिलौने मिले हैं कुछ, ठीक है, जिसमें बलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी वगैरह बना रखी है इन्होंने। तो इससे ये पता चलता है कि इनको ये तो दिमाग था कि हमें कैसे बैलगाड़ी वगैरह बनानी है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं रिवर रूट्स का भी ये यूज करते थे। इंडस वैली और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको यूज करके ये इधर से उधर जाया करते थे, ठीक है। नाव वगैरह भी यूज होती थी। कैसे ये मटेरियल्स को खरीदते थे, क्या स्ट्रेटेजीज होती थी, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये अपनी सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर दिया करते थे, ठीक है। और जैसे शोरतुगोई नाम की जगह है वहां से ये लेपिस लजूली नाम का एक ब्लू स्टोन लेकर आते थे। नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग शेल्स लाते थे। लोथल से कार्नेलियन वाला पत्थर लाते थे। स्टीएटाइट वाला पत्थर जो है वो गुजरात और साउथ राजस्थान से लाते थे। मेटल भी राजस्थान से आता था, खासकर कॉपर। दूसरा ये था कि अपने एक्सपेडिशंस भेजते थे, दूर दूर अपने लोगों को भेजते थे सामान लाने के लिए। जैसे राजस्थान के खेतड़ी नाम की जगह से ये लोग कॉपर लेके आ रहे थे, और साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड लेकर आते थे। और इसी तरीके से ये लोग कम्युनिकेट करते थे वहां की लोकल कम्युनिटी के साथ। और ये बार्टर सिस्टम चलता था, ये उनको कुछ देते थे, बदले में वो इनको कुछ देते थे। अब ये दूसरे अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ भी कांटेक्ट रखते थे, ऐसा हमें पता चला है, ठीक है। ये जो है एक तो मेसोपोटामिया और एक ओमान, इनके साथ इनके बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्टेक्ट थे। और माना जाता है कॉपर ये जो है ओमान से ही मंगवाते थे। देखिए ये ओमान है, ठीक है, यहाँ पे इराक के पास में जो है मेसोपोटामिया था। तो ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया था। ये लोग यहाँ पर और एक यहाँ पर अच्छा कांटेक्ट रखते थे, अपना ट्रेड वगैरह इन्हीं के साथ ज्यादा करते थे। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट मिलते हैं ना उनको, पुराने पुराने जो टेक्स्ट मिले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की, उसमें 3 जगहों के नाम लिखे हैं कि मेसोपोटामिया वाले लोग इनके साथ कनेक्टेड थे। एक तो कहा जाता है दिलमुन जो बहरीन देश है, ठीक है, बहरीन नाम से एक देश है, वहां पे ये लोग कनेक्टेड थे। मगान नाम से एक देश है ओमान जिसको हम कहते हैं आज की डेट में। और मेलुहा, ठीक है, मेलुहा नाम से एक जगह बताई गई है जो हड़प्पा के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ से ये लोग कार्नेलियन, लेपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज ऑफ वुड, ये सारा ट्रेड वगैरह होता रहता था, ये सब लिखा है उनके उसमें। अब हमारा अगला टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोहरें होती हैं, ये जो सील्स होती हैं, इसका यूज क्या होता था। तो ऐसा होता है लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। कैसे, मान लो एक बैग है उसमें सामान है और वो पोटली को ऊपर से रस्सी बांध के मुंह बंद कर दिया और उस पर गीली मिट्टी लगा के आपने सील लगा दी और वो ऊपर छाप दिया गीली मिट्टी पे, सूखने के बाद निशान छप जाएगा
अब मानो अगर कोई उस बैग को अपने किसी दूसरी जगह भेजना है, किसी ने बीच में खोला होगा तो वो मिट्टी वगैरह झड़के गिर जाएगी, आपकी जो सील्स बनी होगी वो भी मिट जाएगी, पता चल जाएगा बैग से छेड़खानी हुई है। अगर किसी ने नहीं खोला तो समझ जाओ सेफ्टी, आपका वो बैग पहुंच चुका है। नंबर 2, आपको ये पता चल जाएगा कि भेजने वाला कौन है, क्योंकि सील्स पे नाम लिखा होता था कि भाई ये बंदा भेज रहा है, सेंडर का नाम पता होता था आपको। ओके, सो ये फायदा होता था। यही चीज यहाँ पे आपको लिख के बताई गई है जो मैंने आपको समझा दी है। अब और क्या है, स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करें तो देखो हर बंदे की अपनी लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट्स होती हैं। इनकी जो थी ना पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी, ये लोग जो है ना चित्र चित्र वगैरह बनाते थे इस तरीके से, और ये अनडेसिफर्ड है, आज तक इसको कोई समझ नहीं पाया, और अल्फाबेटिकल नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारे साइंस होते थे। ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, याद रखना। और अगर मैं आपको बताऊं, ये लगभग इसमें साइन की बात करूं तो 375 से लेकर 400 तक के साइंस माने जाते हैं, थे इसके अंदर, बहुत ज्यादा होते हैं। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, और ये लोग जो हैं लिखते थे राइट टू लेफ्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था। वेट्स की बात करें तो ये तो आज भी यूज होते हैं, आपने देखा होगा कबाड़ी वाले के पास ऐसा तराजू होता है मोस्टली। तो ये क्या है कि एक्सचेंज वगैरह सिस्टम चलता था, और वेट्स वगैरह का भी काफी यूज होता था। पत्थर से बनते थे, चट नाम का एक पत्थर होता है, उसी से ये बाट वगैरह बनाए जाते थे। क्यूबिकल होते थे, जो बाट होते थे वो क्यूबिकल होते थे शेप में, अगर देखो कोई डिजाइन नहीं बना होता था, प्लेन होते थे। और अगर अब मैं आपको बताऊं कि क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट थी, तो मैं आपको बताऊं इसके कुछ कुछ हमें मिलते हैं प्रूफ। एक तो बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो के अंदर, उसको पैलेस कहा गया है, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि जो बताता हो कि राजा था वहां पे। बट उस पैलेस में से एक मूर्ति मिली है जिसको हम प्रीस्ट किंग कहते हैं, ये उसकी मूर्ति का फोटो है। ये अब आप खुद सोच लो कि क्या लग रहा है आपको देख के, मतलब हो भी सकता है कि भाई कोई राजा वाजा रहा हो। और अगर मैं आपको बताऊं आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं इस चीज को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि कोई रूलर नहीं था हड़प्पन सोसाइटी में, सभी लोग इक्वल थे। कोई कहता है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, सेपरेट रूलर था, मोहनजोदाड़ो का अलग था, हड़प्पा का अलग था, बाकी जगहों का अलग था, यानी कि एक रूलर नहीं था, मल्टीपल रूलर्स थे। तो कोई कहता है कि एक सिंगल रूलर था, और ये इसका प्रूफ है कि हर जगह पे सिमिलैरिटी है, ठीक है। ब्रिक्स का साइज एक जैसा है, घर एक जैसे हैं, और रॉ मटेरियल के पास में सेटलमेंट बना रखी है, पूरा सिस्टम से सब कुछ चल रहा है, सड़कें बहुत बढ़िया हैं, तो ये कोई एक ही बंदा करवा सकता है, ये माना जाता था। अब हम हड़प्पन रिलीजन के बारे में बात करेंगे, और हड़प्पन रिलीजन की बात करें तो कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं मिले हमें, लेकिन हमें ये पता चलता है ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मातृ देवी की, और ये नेचर की भी पूजा करते थे, ये इनके सील्स वगैरह को देखकर पता चलता है। और एनिमल्स की भी वर्शिप किया करते थे, और शिव जी की पूजा करते थे। ये आदि योगी इनकी सील के ऊपर बना हुआ है, माना जाता है ये पशुपति नाथ हैं, ठीक है। और हो सकता है शिव जी की पूजा करते हो भाई ये। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली, अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये खत्म कैसे हुई। माना जाता है बाढ़ आ गई थी, ठीक है, फ्लड्स आते थे वहां पे, और नदी का रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया होगा, और बहुत लोग दब गए होंगे इसी में ही। और हो सकता है फेमाइन्स आ गए हो, सूखा पड़ गया हो सकता है बहुत लोग वहां से शिफ्ट हो गए हो, माइग्रेट हो गए हो, ये डेजर्ट बन गया हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया है लोग छोड़ छोड़ कर चले गए हों। हो सकता है कोई अर्थक्वेक आया हो, बहुत सारे लोग मारे गए हों, उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो गई हो वहां की सिटीज। तो कोई मानता है आर्यंस लोगों ने इन्वेड किया था, ये सबसे ज्यादा माना जाता है कि जो आर्यंस लोग थे उन्होंने इन्वेड करा इनकी सिविलाइजेशन को, और इन्होंने, आर्यंस जो है वो वॉरियर क्लास थी, वो वॉरियर थे, वो जो लोग थे आर्यंस, और उन्होंने पूरी तरीके से हड़प्पन्स को मार गिराया, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कनिंगम जी जो थे एक बहुत ही बड़े, आप कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन थे। ये हमारे पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम है। ये ना बेचारे कंफ्यूज हो गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। इनका मेन इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक और लेटर पीरियड्स की मतलब स्टडी करना, इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो इसी टाइम पीरियड में था। तो ये जब पहले एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने तो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट करवाए 19th सेंचुरी के मिड में। और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर लिखे हुए चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट हैं,
और इनको भी कुछ ऐसा ही पसंद था। ये चाइनीज बुद्धिस्ट जो बाहर से पिलग्रिम्स आए थे, जो इंडिया में, जो इंडिया के बारे में लिख कर गए, ये 4th से 7th सेंचुरी के बीच में, ये उन्हीं को ही सब कुछ मानते थे। और जब एक बारी इनको हड़प्पन सील दिखाई गई तो ये कहते हैं अबे ये इतनी पुरानी थोड़ी है, ये मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं समझ पाए। वो ये कहते हैं कि ये तो मतलब जितनी नॉलेज उनको थी ना यार, ये तो इतनी ही पुरानी हो सकती है जब गंगा रिवर के आसपास लोग रहना स्टार्ट हुए थे। और उनको ये पता ही नहीं था कि भाई ये जो सील है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील है, जो कि बहुत पुरानी सबसे पहली सिविलाइजेशन है। और वो समझ ही नहीं पाए हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या महत्व था, क्या सिग्निफिकेंस था, यही उनकी कंफ्यूजन थी। तो आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना यार प्लीज, कमेंट बॉक्स में जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।